हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर एक और वीडियो लेके आई हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है उसका हेडिंग है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ओके, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति। इससे पहले हमने पढ़ा किस तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसकी जो चैप्टर था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था, वो स्टार्ट कैसे हुआ, बड़े सस्पेंस के साथ स्टार्ट हुआ था। और अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन की किस समय पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था। अभी हम पढ़ रहे हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो फ्रांस था उसमें मतलब जो मॉन्टेस्क्यू थे, रूसो थे, लोकी थे, उनकी जो ये फिलोसोफर थे उनकी बुक्स थी, उन बुक्स के थ्रू किस तरह का जो इक्वालिटी और फ्रीडम की जो आइडियाज़ थे वो फ्रेंच लोगों के बीच में किस तरह से स्प्रेड हुए। ठीक है, अभी देखिए Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section. Louis XVI ने क्यों टैक्स बढ़ाए थे, इसका जो रीज़न है आप प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, क्या क्या सोचते हैं आप कि टैक्स को इंक्रीज़ करने के बाद कैसे उसके जो शासन है उसकी स्थिति रही होगी। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिमी द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। ठीक है, जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस जो एंशियंट रेजिमी का जो फ्रांस था, मैंने आपको पहले बताया था एंशियंट रेजिमी किसे कहते हैं। द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस, जो मोनार्क था उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अकेले क्या कर सके, जो टैक्सेस हैं उनको डिसाइड कर सके कि कितना टैक्स लेना है और किन से लेना है। ठीक है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, rather he had to call a meeting of the Estates General, तो उसे एस्टेट जनरल्स की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी which would then pass his proposals for new taxes। ठीक है, और जब वो क्या करते थे, उन टैक्सेस के प्रपोजल को पास करते थे तब जाके वो टैक्स क्या होते थे, निर्धारित किए जाते थे। द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्रू एस्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। एस्टेट जनरल एक तरह की पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें क्या किया जाता था, प्रत्येक जो एस्टेट था, 3 स्टेट मैंने आपको पहले बताए थे, तो तीनों स्टेट से क्या किए जाते थे, जो एस्टेट जनरल थे वो सिलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द बॉडी। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। ठीक है, भले ही मोनार्क अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि टैक्स कितना लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, लेकिन ये पावर पूरी तरह से मोनार्क के पास थी कि एस्टेट जनरल की मीटिंग्स कब करनी है। जो लास्ट एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 1614 में। ओके, On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estate General to pass proposals for new taxes। क्या होता है देखिए, लुई 16 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल। ठीक है, यानी कि जो स्टेट जनरल थी, ठीक है, उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है, असेंबली को बुलाया जाता है टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, ताकि क्या किए जा सके, नए टैक्सेस का प्रपोजल पास किया जा सके। अ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। तो ये जो रेस्प्लेंडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग होता है कि भव्य। ठीक है, तो बहुत ही भव्य शानदार हॉल का क्या किया गया, वर्साइल में एक भव्य शानदार हॉल को प्रिपेयर किया गया इस मीटिंग के लिए। द डेलीगेट्स का मतलब होता है आपका, ठीक है, और जो डेलीगेट है इसका मतलब होता है आपका डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। ओके, तो जो ये प्रतिनिधि हैं, ठीक है, इनकी इस मीटिंग के लिए, इस असेंबली के लिए बहुत ही भव्य हॉल को सजाया गया था। द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एस्टेट से, प्रत्येक स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर। ठीक है, अब वो किस तरह से बैठे थे देखिए, मैं एक कॉपी में आपको देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, फर्स्ट एस्टेट, जो फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे, ठीक है, वो बैठे थे इस तरह से, फर्स्ट एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, और सेकंड जो एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो
इस तरह से। यानी कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊँ तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस तरह से आमने सामने बैठे हुए थे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट से यहाँ पर 600 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि ठीक है, जो कि इस फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीछे की रो में खड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सोशल स्ट्रक्चर था लोअर एंड हायर का, वो क्लियरली देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। जो थर्ड स्टेट थे वहाँ से कौन गया था, जो थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध और शिक्षित सदस्य थे। पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, यानी कुल मिलाकर जो पुअर लोग थे थर्ड स्टेट के, जो गरीब लोग थे, और जो वुमेन्स थी, उनको असेंबली में आना अलाउड नहीं था। हाउएवर देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद दैम। ठीक है, भले ही जो ये पीजेंट्स और जो ऐसे मेंबर्स थे जो असेंबली में नहीं असेंबली को अटेंड नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपनी जो शिकायतें थी, अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, उन्हें क्या किया था, अपनी डिमांड्स को लिस्टेड किया था 40,000 लेटर्स में, जो कि 600 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लेकर असेंबली में आए थे। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. ठीक है, पहले क्या होता था, फ्रांस में जो स्टेट जनरल की वोटिंग होती थी वो होती थी प्रत्येक जो स्टेट है वहाँ से क्या होता था, एक वोट पड़ता था। ठीक है, दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और इस समय भी लुइस 16 इसी तरह से क्या करना चाहता था, स्टेट जनरल को इलेक्ट करना चाहता था। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल। लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने ये डिमांड रखी कि नहीं, क्या होना चाहिए, जो वोटिंग है वो क्या होनी चाहिए, जितने भी मेंबर्स जितने भी मेंबर्स उस असेंबली में प्रेजेंट हैं, यानी जितने भी मेंबर्स उस असेंबली में उपस्थित हैं, वो सारे मेंबर्स क्या करेंगे, अलग अलग अपनी अपनी वोट देंगे। यानी एक मेंबर वन वोट। ओके, वन मेंबर वन वोट। ओके, तो इस तरह से उन्होंने सोचा। ठीक है, इन्होंने अपनी डिमांड रखी। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये उन सिद्धांतों में से एक था जो रूसो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो रूसो थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दिया था, ये जो प्रैक्टिस थी वोटिंग की, ठीक है, ये उनमें से एक थी। ओके When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. और जाहिर सी बात है इस डिमांड को उनकी क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। किंग ने नहीं एक्सेप्ट किया उनका प्रपोजल, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट के तौर पर उन्होंने क्या कर दिया, जो असेंबली थी उसे क्विट कर दिया। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है टाइमलाइन। देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अक्सर अगर आप यूट्यूब पे अदर वीडियोस देखोगे तो हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। सॉरी, हमेशा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसे एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। मैंने आपको टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन मैं उस टाइमलाइन को आपको डीपली बता रही हूँ। और जो अगली वीडियो होगी उसके एंड में मैं आपको पूरी टाइमलाइन दे दूँगी, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखिए द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं थर्ड स्टेट के, वो क्या करते हैं, वो खुद को पूरे फ्रांस के जो लोग हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ के तौर पर देखते हैं, राष्ट्र की आवाज़ के तौर पर देखते हैं। और 20 जून को दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल। तो वर्साइल में 20 जून को वर्साइल के एक इंडोर ग्राउंड में वो सब इकट्ठा होते हैं। दे डेक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, और ख़ुद को क्या डेक्लेयर करते हैं, खुद को नेशनल असेंबली डेक्लेयर करते हैं। और ये शपथ लेते हैं नॉट टू डिस्पर्स का मतलब होता है टूटना या बिखरना। वो ये शपथ लेते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिखरेंगे नहीं तब तक जब तक वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। ठीक है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनार्क की पावर को क्या कर देगा, सीमित कर देगा, उसके शक्तियों को क्या कर देगा, बांध लेगा, एक दायरे में बांध लेगा। ओके
They were led by Mirabeau and Abbe Sieyès. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. Mirabeau का जन्म नोबल फैमिली में हुआ था, लेकिन वो हमेशा से ही सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, ठीक है। जो ये इनकी सामंतवादी जो शक्तियाँ थी, ठीक है, उनका वो इस्तेमाल सोसाइटी के लिए करना चाहते थे। ही ब्रॉड आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्स एट वर्साइल्स। और जब जो थर्ड एस्टेट के लोग थे जिन्होंने असेंबली को क्विट किया और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो मिराबियो को लगा कि हाँ ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो वो करना चाहते हैं अपने नेशन के लिए, उसके लिए उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो क्या करते हैं, वो वर्साइल में जितने भी लोग, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसे एक पावरफुल स्पीच डिलीवर करते हैं, यानी देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पूरा तो जो टेनिस कोर्ट ओथ था, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे इस सेक्शन में, तो इस टेनिस कोर्ट ओथ का पूरा एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर जो ये स्पीच दे रहे हैं, ये मिराबियो हैं, ओके। तो जो एबे सियेस थे, ओरिजिनली प्रीस्ट, वो एक प्रीस्ट थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें, ठीक है। रोट एंड जिन्होंने क्या किया, एक बहुत ही प्रभावपूर्ण पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। यानी उन्होंने इस पैम्फलेट में पूरी जो थर्ड स्टेट्स की प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो सिचुएशंस थी, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ तक हमने पढ़ा किस तरह से आउटब्रेक की शुरुआत हो रही है, और हमने टाइमलाइन की 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी कि क्यों ये जो नेशनल असेंबली थी वो कैसे बनी, ठीक है, और क्यों वहाँ जो थर्ड एस्टेट था वो उस लोगों ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ठानी, और क्यों उन्होंने जो असेंबली थी उसको क्विट किया। ऑलराइट, तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है, ठीक है, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। क्या फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन बना पाता है, क्या नेशनल असेंबली सक्सेसफुल होती है, क्या वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाता है जैसा फ्रांस को चाहिए था, ठीक है, और क्यों नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है, कौन थे नेपोलियन, ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ जो अन्य इम्पॉर्टेंट टर्म है, लिबर्टी है, इन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपके हैं, आप उनके उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में उन क्वेश्चंस को लिख दीजिए, ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। थैंक यू।